मैसेज को होस्ट पर डालो। और पीके सर के मैसेज पीके सर को ही डालो, ठीक है। हाँ, अपने लास्ट क्लास में क्या चल रहा था मुझे जरा बताओ, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन कौन सा किया था लास्ट, वो बता दो। वो सिर्फ समझने के लिए बोला था, है ना, कि बाद में करेंगे इसको। देखो उसमें एक ही क्वेश्चन किया था क्या पुली में, कि बहुत सारे कर लिए थे, 3-4 हो गए थे ना? कर सकते हो। और उस पर इंक्लाइन प्लेन पर हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग बांध के खींच लिया था क्या? वो नहीं, सिर्फ 1-2 ब्लॉक को खींच लिया, वो टेंशन निकालो, ये करो। चलो, तो तुम कौन सा? नहीं, ये नहीं, चलो मैं दूसरे बताता हूँ। देखो बच्चों, इंक्लाइन प्लेन में कल हमने क्या क्या बोला था, याद है जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब, कि कोई सा भी ब्लॉक रख दो, इफ दे आर फ्री टू मूव, तो उनका एक्सीलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा, यही होगा ना। फ्री टू मूव है मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। मैंने ऐसा बोला था, चाहे 1 kg का मास हो या 1000 kg का हो, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये बताया था ना, कंडीशन क्या है? फ्री टू मूव, है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करो जरा, अब बिल्कुल बेसिक, कल तुमने न्यूमेरिकल कर लिए जो बड़े बड़े बनते थे, आज सोचो ये। 10 kg का मास रखा, 5 किलोग्राम का मास रख दिया, 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। हमसे बोला फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 5 kg। बेटा सब क्लियर है ना? वीडियो आ रहा है, आवाज साफ आ रही है, दिख रहा है? 25 न्यूटन। जल्दी करो बेटा, और लोग भी करो। ठीक है बेटा, मिहिर सही है तुम्हारा। बेटा इसमें ज्यादा जूम क्या करूं यार, अब साफ साफ दिख रहा है। 30 डिग्री है, 10 kg एंड 5 kg है, 25 न्यूटन। और कुछ आया उधर? हाँ भाई, हो गया। 25 न्यूटन कितने लोगों का आया? गलत है सबका। 20 न्यूटन भी गलत है। 0 न्यूटन आएगा, जिन्होंने थोड़ा सा भी सोचा। तुम क्या करते हो, न्यूमेरिकल करने की आदत में आ जाते हो ना, तो कंसेप्ट्स को भूल जाते हो। देखो हमने कल एक बात बोली थी कि भाई ये फ्री टू मूव है या नहीं है, दोनों जी साइन थीटा से ही चलेंगे, तो धक्का क्यों मारेंगे? कांटेक्ट फोर्स आने के लिए कांटेक्ट सरफेस पर क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए ना। तो ये 5 kg जब 10 kg को धक्का मारेगा, या जब 10 kg 5 kg को रोकेगा, तब कांटेक्ट सरफेस पर क्या आएगा? प्रेशर आएगा। समझ रहे हो? तभी तो कांटेक्ट फोर्स आएगा। यहां तो ये कह रहा है 10 kg के मैं तो 10 g sin थीटा, जी साइन थीटा मतलब कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा हूं। 5 kg भी कितना एक्सेलरेशन से चल रहा है? जी साइन थीटा मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो जब दोनों बेटा सेम एक्सेलरेशन से बिना बांधे ही चल रहे हैं, तो एक दूसरे में धक्का मुक्की करेंगे क्या? जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है, हम वाटर पार्क में किसी स्लाइड पर चलते हैं,
सब में एक पर्टिकुलर गैप बना रहता है जब तक हम स्लाइड के ऊपर है, क्योंकि सब क्या है सेम स्लाइड पे चल रहे हैं। वो उसको फ्रिक्शन लेस बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि बनती नहीं है 100%, पर फिर भी फ्रिक्शन उस पर नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो तुमने देखा होगा ना, चलते चलते तुम चल रहे हो, पीछे से एक बंदा क्या है, तो वहां फील किया होगा ना तुम लोगों ने। क्यों? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, जी साइन थीटा। तो वो एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं। समझे बेटा बात को? क्लियर? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा दोनों के बीच में? 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है, आ रही है आवाज? चल हाँ ठीक है, एक्चुअली बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था यार, पुअर नेटवर्क। अब मैं सोचो अगर किसी का दिमाग ऐसे नहीं चला कि सर दोनों का एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा है, हमें तो समझ में नहीं आई ये बात, तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है। वो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसके बाद क्या करो, इक्वेशंस ड्रॉ करो। यही रास्ता है। तो उससे भी एन कितना आना चाहिए अगर हम सही हैं तो? 0 आना चाहिए। तो हम जरा करके देखते हैं। तो देखो ये मैंने क्या किया, ये रखा 10 kg, 30 डिग्री। इधर क्या बनेगा, एफबीडी में 10G साइन 30। कुछ बच्चों के दिमाग में एक और कंफ्यूजन आता है इसमें, वो सोचते सर अगर पीछे 10G होता आगे 5G होता तो भारी है तो उसको टक्कर मार देता। आता है कुछ बच्चों के, वही मत लाना। क्यों? क्योंकि दोनों, हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का क्या है, सेम ही है। समझे क्या? तो इधर क्या आएगा, 10G cos 30, ऊपर क्या आएगा, N1, यही आएगा। पीछे क्या है, 5 है तो 5G cos 30, इधर क्या है 5G sin 30, ऊपर क्या आएगा N2। अगर किसी तरह का कोई धक्का लगेगा, कोई प्रेशर होगा, तो ये इसको इधर देगा N1 डैश, बदले में ये इसको इधर दे देगा। और कोई डायरेक्शन बनती है क्या N1 डैश की? नहीं बनती। यही एफबीडी है, सबको आता है। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन फॉर 10 kg। 10 kg की इक्वेशन में बनाता हूं। बेटा तुम लोग कोई डाउट हो तो बीच में बता देना मुझे। 10 kg की जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इधर की ओर क्या लगेगा, 10G साइन 30, यही लगेगा ना। पीछे की ओर लग रहा है प्लस N1 डैश, क्योंकि N1 डैश की और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, N1 डैश और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो 10G साइन 30 प्लस N1 डैश इक्वल टू 10A। यही इक्वेशन बनी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बेटा यार इससे बड़ा लिखूंगा तो फिर मैं बोर्ड पर कुछ नहीं लिख पाऊंगा, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होगा। ये एफबीडी तो क्लियर होना चाहिए तुम्हें, मैं नाम लिखूं तब भी। फिर बनाए हम इक्वेशन 4, कोशिश करेंगे अब लिखने की बड़ा। इक्वेशन 4 5 किलोग्राम, ठीक है। तो 5 किलोग्राम की इक्वेशन बनाएंगे तो उस पर 5G साइन 30 कैसे लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइन, माइनस N1 डैश इक्वल टू 5A। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यही हुई ना। ये सिर्फ हमारा आंसर वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तुम्हें नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में कब बनाना है एफबीडी, जब हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना परफेक्शन अब थोड़ा बहुत तो आया होगा कि तुम सीधा आंसर दे पा रहे हो। 1+2 हम कर दें तो 1+2 करते ही क्या होगा, 15G साइन 30, या थीटा ही लिख देता हूं चलो अभी मैं, इक्वल टू 15A। यही आया ना। तो यहां से A इक्वल टू कितना आया, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, मैंने समझाते टाइम ही बोल दिया था कि इफ दे आर फ्री टू मूव देन देयर एक्सेलरेशन इज G साइन थीटा। यही है। अब इस G साइन थीटा को कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, इसको G साइन थीटा को इक्वेशन नंबर 1 में डालो, तो देखो N1 डैश कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। पक्का सबका 0 आ रहा है, ठीक है। इसको G साइन थीटा को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तब भी N1 डैश कितना आ रहा है, 0 आ रहा है,
ठीक है, क्लियर। तो n1 डैश क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? तो अब तुम्हें क्या याद रखना है कि इफ दे आर फ्री टू मूव देन देयर एक्सेलरेशंस आर g sin थीटा एंड g sin थीटा, सो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब सोचो, चलो जल्दी नोट कर लो अगर करना है तो, नहीं तो इक्वेशन पे हो। नेक्स्ट देखो, हाँ बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है फिर हमारा 25 क्यों आया, मतलब तुमने गलत किया इसलिए 25 आया। और क्या रीजन हो सकता है? तुमने क्या किया होगा, इस पर फोर्स देखा होगा 50 न्यूटन, पीछे से इस पर फोर्स लगाया होगा 25 न्यूटन, तुमने दोनों का डिफरेंस लिखकर क्या कर दिया, तुम दोनों का डिफरेंस करके क्या लिख दिया, 25 न्यूटन। जबकि एफबीडी बनाने पर पता चल रहा है कि 5g sin 30 इस पे थोड़ा लग रहा है। हमने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब एफबीडी ड्रॉ करोगे तो उस पर जो फोर्स डायरेक्ट लग रहे वही तो बनाओगे। ये 5g sin 30 तो इस पर लग रहा है, इस पर क्यों लगाया? क्लियर? हाँ सर बेटा ठीक है। इतना लंबा मैसेज तुमने टाइप किया, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ? सर आप भी बहुत अच्छे हो, आप ही सब कुछ बताते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला दे देता हूं, मेरा क्या है, इसको बोल दिया 30 डिग्री, इधर लगा दिया मैंने कितना, 45 न्यूटन फोर्स। सोच समझ के आंसर देना। सोच समझ के आंसर दो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 5 kg। करो भाई, क्या आया एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स? वेरी गुड, तुम्हारा बिल्कुल सही है मिहिर। हाँ 0.5 और 4 बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस ध्यान से अटेंड किए ना उनका सही होगा। एक दिन मैंने गलती से क्वेश्चन लिख दिया था, फिर याद है इस जगह लिखा था बोर्ड पे, फिर मैंने बोला था कि देखो ये करते हैं, फिर तुम सबने गलत किया था। तुमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया था उन दोनों के बीच में, जबकि दोनों चिपके हुए नहीं थे। यहाँ क्या होगा, ये 45 न्यूटन इस पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ये तो क्या कहेगा, मैं तो 5g से, मैं तो g sin थीटा से जा रहा हूँ, यही होगा ना। क्या ये दोनों चिपके हुए हैं या बंधे हुए हैं? नहीं है। तो इस पर अगर नेट फोर्स उधर आ गया तो ये तो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो दोनों में कांटेक्ट तो रहा ही नहीं। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा ना, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। बात समझ में आई? वो वाला एग्जांपल याद आया पुराना वाला? नहीं आया मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ उधर बनाया होगा यार, पर ऐसे क्लास में ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत नहीं होगा। 30 डिग्री इधर की तरफ लगा दिया तुमने 10g sin थीटा, यही लगेगा। इधर की तरफ लगा दिया 5g sin थीटा, यही है ना। इधर लगेगा 45 न्यूटन। अब बताओ बच्चों, ये 45 न्यूटन तो इससे ज्यादा है 5g sin थीटा से। ये तो कितना है, 25 न्यूटन ही है ना। इसका अगर मैं सोल्व करूं तो एंगल 30 डिग्री है, तो 50 sin 30 कितना होगा, 25 न्यूटन होगा। तो हो गया 25 न्यूटन, ऊपर कितना हो गया 45 न्यूटन। तो इसका ए कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू 45 माइनस 25 अपॉन 5। तो कितना हुआ, 4 मीटर, इससे ऊपर नहीं जा सकता यार, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब इस पर देखो, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे ना, वो ऊपर गया ये नीचे आया, तो इसका एक्सेलरेशन देखो, मिल गया ना, बिल्कुल सही। इसका क्या करोगे, इस पर A2 इधर लगा दोगे,
A2 इक्वल टू जी साइन थीटा, तो कितना हो गया 5। तो ये तो आया 10 kg आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, और 5 kg क्या आएगा, समझ गए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों? अरे बोलो भाई उधर से, जल्दी रिप्लाई करो, मैसेज को होस्ट पर ही डालना, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तभी देख पाऊंगा। नेक्स्ट, सर अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स इतना कम होता कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी डाउन होता, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन चलते या डिफरेंट? बेटा तुमने क्वेश्चन तो पूछा, तुम थोड़ा सोचो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार एफबीडी ड्रॉ करो, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। ठीक है ना? मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ तुम सोचो, बाकी सब लोग सोचो भाई। एक बच्चे ने बोला है कि सर अगर ऊपर वाले का फोर्स 45 न्यूटन से कम हो, इससे 25 न्यूटन से भी कम होता, तब क्या होता? डिफरेंट होता, चलता नीचे ही, लेकिन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नहीं होता। तो जो ऊपर वाला है बेटा, चलते बेटा, ऊपर वाला क्या करेगा, कम एक्सेलरेशन से चलेगा, और नीचे वाला क्या करेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन से चलने लगेगा। देखो कैसे, देखो उस केस में क्या होगा, सब गीला है यार अभी तो, डस्टर और गंदा कर देगा। एक्चुअली ये बोर्ड गंदा ही इसलिए हुआ है, पेन है इधर, हाँ नहीं वो तो चलाना है, उसको ऊपर भी तो करना है। चलो कोई बात नहीं, इतनी देर में सूख ही गया। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? देखो कुछ नहीं होता, ये वाला कर दिया हमने 25 टन, देखो इस पर लगा इधर 25 न्यूटन, और सोचो इधर की ओर लगता ओनली 10 न्यूटन। ये मास कितना है, 5 kg है, और इस पर क्या लग रहा है इधर की तरफ, जी साइन थीटा। ये तो मर्जी से ही कितना एक्सेलरेशन चलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। ठीक है, यहाँ इस पर देखो नेट फोर्स कितना, 25 आगे 10 पीछे, इक्वल टू 5A, तो A इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होता, पीछे चलता 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वो क्या करता, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता रहता। ठीक है, दोनों नीचे होते और डिफरेंट होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब सोचो कि मैं, अभी सूख गया होगा, मैंने यही 2 ब्लॉक्स रखे 10 kg एंड 5 kg, एंगल दे दिया 30 डिग्री, और हमने बोला फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आ रहे हैं ना जल्दी जल्दी आंसर, समझ में आया तो? एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत करते हैं हम इन सबको। कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो फ्री टू मूव है, दोनों क्या करेंगे, जी साइन थीटा से चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रिंग थोड़ा खींचेगी, दो लोगों को, दो दोस्तों को रस्सी से बांध दिया, एक 5 से चल रहा है, दूसरा 5 से चल रहा है, कोई प्रेशर आएगा क्या? टेंशन कब आता है, जब आगे वाला क्या करता, ज्यादा से चलता, आगे वाला 6 से चलता, पीछे वाला 5 से चल रहा होता, तो उससे क्या कहता, भाई तेज चल, तभी तो स्ट्रिंग टाइट होगी। समझे क्या? क्लियर है वाली बात? तो यहाँ भी टेंशन कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है उधर ऑनलाइन में?
क्लियर है तुम लोगों को? टेंशन जीरो आएगा। अरे कर लोगे? चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला कर दो। वन 105 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, देखो जिसको समझ में आ गया ना वो देखकर आंसर दे सकता है सीधे। उसके लिए कोई इंक्लाइन नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, कोई वर्टिकल प्लेन नहीं है। टेंशन कितना आया? कोई उधर आंसर आया किसी का? वेरी गुड, सही है तुम दोनों तीनों के। अरण्या का भी सही है, शंकर लाल मीणा का भी सही है। सेवेंटी न्यूटन बहुत ज्यादा टाइम लिया लेकिन। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 70 न्यूटन। देखो कितने लोगों का आंसर आया था इस क्लास में? 2 3। और लोगों के भी आ सकते हैं, तुम लोग ट्राई करो, आएगा। इक्वेशन बनाई, एफबीडी ड्रॉ किया? एफबीडी बनाया? बनाया क्या? एफबीडी तो बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ कितना होगा देखो। क्या यार ये लोग, एफबीडी ड्रॉ करो जल्दी। हाँ भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 70 न्यूटन आ रहा है। देखो कैसे। हाँ, एफबीडी की जरूरत नहीं है मुझे पता है, लेकिन बेटा ये लोग नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें कराना तो पड़ेगा मुझे। कितने लोगों ने एफबीडी ड्रॉ किया? अरे कुछ तो बोलो, तुम साइलेंट मोड में क्यों भाई? हाँ, ऐसे चुप रहते हो क्या हमेशा ही? ये हो गया 10g sin 30। इधर लग गया t, यहाँ भी क्या लग गया t, और एक और फोर्स आएगा क्या? 5g sin 30। बेटा मुझे पता है एफबीडी की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने ही तुम लोगों को बताई है ना? लेकिन मुझे कराना तो पड़ेगा ना पूरा। तो इसकी इक्वेशन फॉर 10 kg, दोनों साथ साथ ऊपर चलेंगे, क्योंकि देखो इधर वाला फोर्स कितना है, तो 10g sin 30 मतलब 50 न्यूटन। 50 है ना? ये वाला कितना है? 25 न्यूटन। यही है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? 105 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 75 न्यूटन। कि नहीं? एक्सटर्नल फोर्स यही है ना? तो फोर्स कौन सा वाला ज्यादा है? ऊपर वाला। मतलब सिस्टम एक्सेलरेट होगा, किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। तो ए एक्सेलरेशन इधर, ए एक्सेलरेशन इधर। ठीक है, अब मैं दोनों के लिए पहले अलग अलग इक्वेशंस बना रहा हूं। तो इक्वेशन फॉर 10 kg, क्या इक्वेशन बनाओगे? t माइनस 50 इक्वल टू 10a, यही बनाओगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन फॉर 5 kg, क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो। 105 माइनस टी माइनस 25 इक्वल टू 5a। इसको सोल्व किया तो 105 माइनस 25 मतलब 80। 80 माइनस टी इक्वल टू 5a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यही हुई, यही हुई। अब मैंने 1+2 किया, तो 1+2 करते ही क्या होगा? थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन कम से कम जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो इससे सही तो कर सकते हैं। 1+2 किया तो कितना हुआ? टी हुआ कैंसिल, तो 30 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 15a
तो A इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुट T इक्वल टू A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आएगा T माइनस 50 इक्वल टू 10 इंटू 2, तो कितना आ गया T इक्वल टू 17 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसी मेथड को हम जल्दी जल्दी कर दें। कैसे करेंगे जल्दी? हमने क्या कहा, अगर हम सिस्टम बड़ा मान लेते हैं, हमें सिर्फ देखना है ये इक्वेशन लिखने की जगह लिख इस ले रहा हूं ताकि तुम लोग लिख कर ले जाओ, तो जब तुम्हारी कभी किसी दिन इच्छा हो जाए पढ़ने की तो तुम पढ़ लो, है ना? नहीं तो इस क्वेश्चन के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो नेट फोर्स T अलोंग द इंक्लाइन 105 न्यूटन अलोंग द इंक्लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पीछे की तरफ कितना है, पूरे को सिस्टम मान लो तो कितना है 75 न्यूटन, ऊपर 105, पीछे 75, तो नेट फोर्स कितना हुआ 105 माइनस 75 कितना होता है 30 होता है। तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो 30 इक्वल टू कितना हुआ 15A, तो A इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पेन यूज में नहीं लेना पड़ा, हमने इन इक्वेशन को बोल बोल कर सोल्व किया। अब किसी भी एक ब्लॉक पर एफबीडी बनाकर इक्वेशन देखो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, T माइनस 50 इक्वल टू 10A, तो T माइनस 50 इक्वल टू 70 इक्वल टू 20, 10A इक्वल टू 2 करोगे ना, तो T इक्वल टू कितना हो गया 70 न्यूटन। बस ये लिखा नहीं हमने, इस चीजों को बोल दिया। ठीक है ना, तो इसे करने की कोशिश करो यार। चलो एक और दे रहा हूं, इसमें ट्राई करो जरा। जल्दी आंसर दोगे बेटा तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी, अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कोर्स खत्म करना पढ़ना पड़ेगा। 30 डिग्री 10 kg 3 kg 2 kg 135 न्यूटन। फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सीलरेशन, और जल्दी टेंशन बोल दो, इस टेंशन का नाम बोल रहा हूँ T1, इसका नाम बोल रहा हूँ T2। जल्दी दो बेटा आंसर। कितना T1 ये वाला 90 90 पक्का, बिल्कुल सही। T2 देखता हूँ 52 प्लस 65 67 प्लस 50 127 आ रहा है, 127 आ रहा है क्या, 127 आ रहा होगा, करके देखो। आया T2 कितना आया, T2 कितना है 102, या कुछ और आ रहा है इधर, 102 भी आ रहा है उधर बच्चों का। T1 90 सबका सही है बेटा, T2 निकालो। देखो A इक्वल टू 4 तो आ गया, पहले तो मैं ऐसी इक्वेशंस बनाऊंगा सबकी इंडिविजुअल, फिर सोल्व करूंगा। ठीक है ना, घर जाकर कर लोगे इसको रिपीट ऐसे। हम डायरेक्ट आंसर बोले तो देखो बच्चों A इक्वल टू कितना, अब देखो मेरा कितना जल्दी आ गया था यार। A इक्वल टू 135 माइनस ये 2 3 और 10 कितना हो गया 15, 15G साइन 30 मतलब 75, 75 है ना, तो 135 माइनस 75 अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 135 माइनस 75 मतलब 60, 60 बाय 20, 60 है क्या, 60 बाय 15 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हुआ। अब देखो जब मैं T1 देख रहा हूं तो इक्वेशन क्या होगी, T1 आगे और पीछे की ओर कितना होगा 5G साइन 10G साइन 30, 50 न्यूटन, ये 10 kg है। तो इक्वेशन क्या होगी T1 माइनस 50 इक्वल टू 10A, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया 90। क्लियर? इसके बाद देखो
T2 इन दोनों का सिस्टम बना लो चाहो तो, या सिर्फ 3 kg के लिए बना दो। आगे कितना है T2, पीछे कितना है T1, T1 है ना, और ये कितना है A इक्वल टू 4, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना आ गया 3A, तो T2 इक्वल टू 90 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, मैंने गलत कर दिया कुछ, अभी तो mg साइन थीटा भी तो लगेगा इसका, इसका एफबीडी बनाओगे तो हो गई ना गलती, या क्या लगेगा 3g साइन, हाँ वो तो मैंने बिना कैलकुलेशन के मेरा सही था, 3g साइन 30 15 आ जाएगा ना। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया 90 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है 127, यही है बेटा उधर ऑनलाइन में, जो भी है यार समझ गए ना, 117, ठीक है, वेरी इजी बोल रहे हो बेटा तुम लोग, सर डिफिकल्ट दीजिएगा, वाह भाई तुम तो ग्रेट हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए पहले डिफिकल्टी हुआ करते थे। चलो अगला सवाल, अब हम कुछ और बातें करते हैं, इसको साफ करें पहले। तुम सबसे पहले अपने माइंड में से ये चीजें निकाल दो, ये पुली सिस्टम है, ये मासलेस रोड है, ये मास वाली रोड है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये सर्कल है, ये वो है, कुछ नहीं है, सब क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास होता है, ठीक है ना, और इक्वेशंस कहां से आती है एफबीडी बनाकर आती है। किसी भी क्वेश्चन में इसके अलावा मैंने कुछ कराया हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना, अभी तुम बोल रहे थे ना सर आपने भी वो तो कराया ही नहीं, कौन सा, कोई रोड मास वाली लेकर, ऐसे मत बोला करो, क्योंकि अगर एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन दे देगा ना तो फिर तुम कभी लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, तो कंसेप्ट यूज में लेना है ना, चाहे वो कुछ भी दे, है ना। देखो नेक्स्ट देखो, हम बात करें अब किसकी, वेइंग मशीन की। वेइंग मशीन जानते हो सब लोग, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है बेटा, बोल रहे हो सर इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे एक्सरसाइज 1 के, इसके लिए बेटा क्लास नोट्स दोबारा पढ़ो, तुमसे वही वाला क्वेश्चन नहीं बना होगा कि एक बॉल को 20 मीटर हाइट से गिराया, 5 मीटर हाइट तक उसे चली गई, 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है, वो नहीं बन रहा होगा, तो v इक्वल टू √2gh मैंने क्लास में करवाया है, एक बार क्लास नोट्स पढ़ो, हाँ वही वाला नहीं बना ना, देखो। हाँ भाई हम लोग कहाँ थे, वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन किसको मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन को, सबसे पहले तो अपने माइंड से निकाल देना कि वेट को मेजर करती है, तो लिख लो वो वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एंड स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, ठीक है, वेइंग मशीन किसको मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन को, एंड वेइंग मशीन मेजर्स टेंशन, measures normal reaction and spring balance measures tension, लिख लिया। ठीक है ना, तो देखो weighing machine measures normal reaction and spring balance measures tension, ये बनाई हमने weighing machine, इस पर एक बंदे को खड़ा कर दिया, इसका मास कितना है m है, ठीक है, हमें वेइंग मशीन की रीडिंग देखनी है तो हम इसका बंदे का एफबीडी बना देते हैं, mg क्या लगेगा नीचे की ओर, यहाँ क्या रखा हुआ है वेइंग मशीन रखी हुई है, अर्थ इसको mg से पुल कर रही है, सरफेस पर क्या देगा प्रेशर देगा,
बदले में इसको नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा, ऊपर ऊपर मिलेगा। यही बना एफबीडी। सर दिख नहीं रहा? हाँ, तो जितना डायग्राम बनाया बेटा उतना देख लो, फिर मैं जूम आउट करना पड़ेगा तुम लोग यार। देखो ऐसा डायग्राम था, ये वेइंग मशीन है, इस पर ये बंदा बैठा हुआ है, इसका मास है m, मैंने इसका एफबीडी ड्रॉ किया। अब तो दिख रहा है ना? तो यहां पर जब मैं इक्वेशन देखूंगा तो इस वाले केस में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हमने दिया ही नहीं। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही बोलेंगे, सेकंड मतलब एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू 0, मतलब एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इस केस में वेइंग मशीन किसके बराबर रीडिंग दे रही है, इक्वल टू आवर वेट। इस केस में वेइंग मशीन कितनी रीडिंग दे रही है, हमारे वेट के इक्वल रीडिंग दे रही है। बात समझ में आई? क्योंकि एन इक्वल टू क्या है, एम जी है। ये वाला केस कौन सा है तुम चाहो तो लिख लेना इसी डायग्राम के पहले कि केस 1 ये क्या है, ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू 0 का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लिफ्ट में हो, लिफ्ट रुकी हुई है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी क्या होगा, ए इक्वल टू 0 ही होगा। तो इसमें हम केस क्या बना दे कि या तो रेस्ट में, ठीक है, या फिर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यही है। तो इस केस में वेइंग मशीन क्या बोलेगी, एन इक्वल टू एम जी, मतलब रीडिंग अपने ट्रू वेट के इक्वल आएगी। एन को अपेरेंट वेट बोल दो, जो रीडिंग है इसको क्या बोलेंगे, अपेरेंट वेट, और एम जी क्या है, ट्रू वेट है। सोचो अगर स्प्रिंग बैलेंस की बात करें, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। किसको मेजर करेगा, टेंशन को मेजर करेगा। तो ये आ गया एम जी, यहाँ क्या आ गया टी, तो टी इक्वल टू एम जी। बेटा ये सब डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। तो ये किसको मेजर कर रही है, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन को मेजर कर रही है इक्विलिब्रियम में। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया। ठीक है, तो इसने भी क्या की, एक्चुअल वेट के बराबर रीडिंग दी। ठीक है, अब सोचो इसी में अगर ऐसा कहा जाए, एक रोप दे दी या एक स्ट्रिंग दे दी, इस पर एक बंदा या एक बंदर कोई भी लटका दिया, इसका मास दे दिया m। ठीक है, यहां भी क्या है, a इक्वल टू 0 है, यहां भी क्या है, a इक्वल टू 0 है, क्योंकि अपना फर्स्ट वाला केस ही चल रहा है, केस 1 व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये अपने मास की वजह से स्ट्रिंग को खींचेगा, स्ट्रिंग को टाइट करेगा, तो टी ऊपर mg नीचे, तो क्या आया इसमें भी टी इक्वल टू mg आया। समझे? हो गया? बेटा काम की बात करो, फालतू मैसेज नहीं अभी। इधर देखो, अगर मैं ऐसे ब्लॉक को लटका देता तब भी क्या आता, टी इक्वल टू mg आता ना, अरे यही आता ना। तो जब भी एक्सेलरेशन नहीं है तब क्या होगा, टी इक्वल टू mg होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको अगर करना चाहो तो। इसके बाद सेकंड केस में बोलूं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, केस 2, ए क्या है, अपवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि एक एलिवेटर के अंदर हम वेइंग मशीन को ले गए, है ना, इस पर ये बंदा खड़ा कर दिया, इसका मास है m, सिस्टम क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और एक्सेलरेशन ए क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब एक्सीलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऊपर ही चलेगा। इसमें दो केस पॉसिबल है। केस 1 क्या,
मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, विद इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है। या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, समझे क्या? मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड। समझे क्या कि नहीं भाई, नीचे चल रहा है स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर वो नीचे की तरफ घटती हुई कम होती हुई स्पीड से जा रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड है। बात समझ में आई? तो अगर एग्जामिनर बोल दे कि एलिवेटर इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कौन सा वाला केस लगाओगे, ये वाला, कि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस केस में भी किसको मेजर करेगा, एन को मेजर करेगा। वेइंग मशीन तो एन को ही मेजर करती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। और हम कहाँ हैं, ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसका एफबीडी बनाएगा। हाँ ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट में जाकर एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे इसका एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं अगर एक्सेलरेशन टर्म को यूज में ले रहा हूं तो मैं कहाँ आ गया, ग्राउंड पर आ गया। ग्राउंड पे बैठ के मैंने एफबीडी बनाया, एम जी नीचे एन ऊपर। फिर मैंने बोला सर इसका नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इक्वेशन विल बी एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस ए। तो इस केस में वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, ट्रू वेट से एक्चुअल वेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। यही होगा ना, एन ग्रेटर देन mg, apparent weight is greater than actual weight। समझे क्या? सेम बात अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस के लिए करता तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाती, स्प्रिंग बैलेंस को लटका दिया, टी, टी वहां एन की जगह बस क्या आया है, टी आया है। ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या होती, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस ए। मतलब इसने भी रीडिंग क्या दी, ज्यादा दी। समझे? अगर इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लटका देता तो यहां भी क्या आता, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। यही आता ना बच्चों? दिख रहा है बेटा, सिर्फ ये एक का, ये ब्रैकेट का ये नहीं दिख रहा है, ये ब्रैकेट ये पास लगा दिए। जो तुम्हारे पास है उसकी चिंता तुम्हें नहीं है, जो नहीं दिख रहा उसका। हाँ भाई, आवाज आ रही है? सर इसको तो हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, रियल लाइफ में लिफ्ट का एग्जांपल लेके। तो भाई मजाक थोड़ा, मैं भी प्रैक्टिकली बताया है मेरे भाई। एलिवेटर का मतलब कहा जाए तो लिफ्ट ही होता है, एलिवेटर को लिफ्ट बोल सकता है। ठीक है ना, अब मैं लिफ्ट बोल दूंगा। अगला सोचो, अगर वो मंकी होता, इसकी जगह एक बंदर होता, इस बंदे की जगह बस एक बंदर होता, तो वो भी क्या करता, एक्सीलरेशन से ऊपर जाता। तो उस केस में भी क्या हो जाता, ये टी ऊपर एम जी नीचे। तो यहां भी क्या आंसर आता, टी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं, ये वाली इक्वेशन इसके लिए भी हो जाती है और ये आ जाता। तो यहां पर एक चीज नोट करो कि जब ये मंकी क्लाइंब अप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उस केस में टेंशन बढ़ रहा है। उस केस में स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। समझ रहे हो ना, जब टेंशन ज्यादा होगा तभी तो स्ट्रिंग के टूटने के चांस ज्यादा होंगे। बात समझ में आई, क्लियर आई तुम लोगों को? आ गई? ठीक है।
अब इसके बाद देखो, अगर मैं बोलूं कि व्हेन एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जल्दी से उसके एफबीटी बनाकर तुरंत आंसर निकाल दो। मुझे पता है आंसर एम जी माइनस ए आएगा। हाँ वही आएगा बेटा, है ना, सभी केसेस में क्या आएगा, एम जी माइनस ए ही आएगा। एन इक्वल टू एम जी माइनस ए, टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, यही आएंगे ना। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाए, एक्सेलरेशन क्या, रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहां भी टू केसेस होंगे। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है। इसका मतलब क्या है कि आइदर इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, यही है ना, और मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड। बात समझ में आई? अरे तुम लोगों को ऑनलाइन वालों आई क्या, बोल दो यार। दिख रहा है तुम्हें कुछ, मैंने पूरा बोर्ड भरा हुआ है। अरे बात समझ में आई क्या, आ गई, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो, तो लिख लो इक्वेशन, चाहो तो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, फिर भी इक्वेशन तो लिख ही लो, नहीं तुम बाद में बोलोगे तो पढ़ाया ही नहीं था। हाँ क्या लिखोगे केस, व्हेन एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या बोल दोगे, टू केसेस, नंबर वन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे ना सारे, निकाल दोगे ना। तो अगर तुम्हें क्लाइम डाउन करना हो तो स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रोप इज 600 न्यूटन। देखो, अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रोप इज 600 न्यूटन, 600 न्यूटन मतलब इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रोप इज 600 न्यूटन, देन विद व्हाट एक्सेलरेशन अ मंकी ऑफ मास 40 kg कैन क्लाइंब अप। हाँ बस हो गया, बस इतना सा ही था। देन विद व्हाट एक्सेलरेशन अ मंकी ऑफ मास 40 kg कैन क्लाइंब अप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते ही आंसर आते हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। कितने एक्सीलरेशन से 40 केजी का मास, 40 केजी मास का मंकी क्लाइंब अप कर सकता है, इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्लाइंब अप बोला है, क्लाइंब अप बोला है मतलब टी इक्वल टू एम जी प्लस है, यही बोलोगे ना। हमें बता दिया कि भाई 600 न्यूटन तक ये सहन कर सकती है स्ट्रिंग, यही बोला है, ये कितना टेंशन बियर कर सकती है, 600 न्यूटन तक। तो T इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो 600 इक्वल टू 40 इंटू 10 प्लस ए, सो ए इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड तो तुम कर ही लोगे, कर लोगे ना फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, तुम तो मास्टर हो उस चीज के। तो एक थोड़ा सा ये वाला करो जो मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सोच के करो। मैंने तुमसे बोला था ना मैं दोबारा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, तब तुम गलत मत करना। कुछ याद है, बोला था मैंने, याद नहीं आ रही होगी तुम्हें। इसके ऊपर एक वेइंग मशीन रख दी, हाँ ये करवाया था, मैं दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, फाइन टेंशन, अरे रुक जा भाई, फाइन टेंशन एंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। अभी तो मैंने मास ही नहीं दिया, आंसर कैसे आया, है ना। क्या बोलेंगे, फाइन टेंशन एंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन व्हेन, फर्स्ट पार्ट, if a equal to 0, second part moving in upward direction with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, लिख लिया। थर्ड पार्ट, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with constant velocity 2 meter per second, moving in downward direction with constant velocity 2 meter per second। करो बेटा जल्दी करो, 3 पार्ट्स हो गए। हाँ, क्वेश्चन में देखो सिंपल है, ये a इक्वल टू 2 अपवर्ड, बस हो गया ना। तुम इतना क्यों लिखते हो, तुमने लाइन सुनी उसका मतलब नहीं समझे। मैंने क्या बोला था, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, बस। थर्ड में v इक्वल टू 2 कांस्टेंट इन डाउनवर्ड, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया, अभी तो एक बच्चे का आया, 2-3 मिनट में सबके आ जाएंगे। करो, एफबीडी बनाओगे तो सबका आएगा। करो बच्चों जल्दी करो। आप वेरी गुड, यशवर्धन सिंह का आंसर आ गया। हाँ भाई हो गया। जिन लोगों ने पढ़ा ध्यान से, क्लास में जाके रिवाइज किया, क्लास में मतलब घर पे जाके रिवाइज किया, तो उनका फर्स्ट का आंसर आया होगा टी इक्वल टू 187.5 न्यूटन। फर्स्ट वाले का टेंशन आएगा 187.5 न्यूटन। अब यहाँ a इक्वल टू 0 है, तो बताओ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या आएगी। यही गलती होती है भाई। mg तो तब आते जब ये टेंशन नहीं होता, ये तो खींच भी तो रहा है, खींच भी तो रहा है ना, इसलिए रटा मत करो। भगवान ने दिमाग दिया है, उसको यूज में लिया करो। समझ रहे हो, n इक्वल टू mg तो कब आता, जब ये ऊपर टूटी नहीं होता। इसने स्ट्रिंग्स को भी तो खींच रहा है, खींच रहा है ना। तो अब इसका एफबीडी बनाओ, बच्चे का एफबीडी अलग से बनाओ। 125 न्यूटन आ रहा होगा। वेइंग मशीन बता रही है कि उसका वेट कितना 12.5 केजी है, और जबकि एक्चुअल वेट कितना है 50 न्यूटन है। करो करो, इक्वेशन बना के करो। हाँ, ट्राई करो बेटा, मर्जी से होने लगेंगे। देखो आज पास वाले बैच में लगभग 60% स्टूडेंट्स के आंसर देख देख के आए, मतलब देख देख के मतलब बिना पेन यूज में लिए। मॉर्निंग वालों में लगभग लगभग सबके आए। तो तुम भी थोड़ी एनर्जी लाओ यार, तुम तो शक्ल से एनर्जेटिक लगते हो सब लोग, कुछ करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई हेजिटेशन मत रखो, सर मुझसे नहीं होता, तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं होता, लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा ना। हाँ भाई 0.5 न्यूटन बिल्कुल सही बेटा। और फर्स्ट वाले में एन आएगा 125 न्यूटन। कोई बात नहीं बेटा, सही भी आएगा तनीषा, ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, पता चल जाएगा क्या गलती है। मैं कर रहा हूँ, देखो मैं दोनों एफबीडी एक साथ बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार तो मैं सिस्टम का एफबीडी बनाता हूँ, एफबीडी ऑफ द सिस्टम। मैंने सिस्टम माना किस किस को, इस बॉय प्लस प्लेटफॉर्म को मान लेता हूँ। इन दोनों को मिलके मैंने सिस्टम मान लिया। सिस्टम मान लिया तो ये कट कर दिया सिस्टम को दुनिया से दूर, यही कर दिया ना। फिर फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हुआ करती थी, एट फर्स्ट ड्रॉ mg, तो ये नीचे कितना हो गया 75g लगा नीचे की ओर, यही है, ठीक है। फिर लगेगा t ऊपर की ओर, सभी स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस चीज को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं।
और ये क्वेश्चन तुम पहले कर भी चुके हैं सेम। ये आ गया टी, ये आ गया टी। ठीक है, इस बच्चे का एफबीडी बना देते हैं। mg सबसे पहले लगा दिया नीचे, n कैसे लगेगा ऊपर, एक टी लगेगा इधर और एक टी लगेगा इधर। अब बताओ क्या n इक्वल टू एम जी आएगा? एफबीडी देखने पर पता चल रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, n प्लस टू टी इक्वल टू एम जी। समझ रहे हो? तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हल्का सा एनालिसिस कर लिया करो उसके बारे में। बन गया? इसमें कोई डाउट तुम लोगों को बच्चों? कोई डाउट हो तो बताओ। ऑनलाइन वालों नहीं है? मिल गई गलती? वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, a इक्वल टू 0, 0 बोला है। तो इस सिस्टम की इक्वेशन से क्या होगा, 4t अपवर्ड डायरेक्शन में, 40 है ना ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कितना है 75g। 75g मतलब 750, तो t इक्वल टू 750 बाई 4, t इक्वल टू 187.5 न्यूटन। हो गया फर्स्ट वाला? इसमें कोई डाउट? हाँ, हमने सिस्टम बॉय प्लस प्लेटफॉर्म माना है, तो एन तो इनका क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तुम चाहो तो अलग अलग बना के दो इक्वेशन, या बना लोगे? बना लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कोई डाउट? अब मैं इक्वेशन इस बच्चे की बना दूं, क्योंकि मुझे एन निकालना है। एन इंटरनल फोर्स है बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम, तो मैं दोनों को अलग अलग मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी बच्चा भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट एक्सिलरेशन तो कितना है, 0 है, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसमें कोई डाउट? ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, एन प्लस 2t इक्वल टू 50g। ऊपर इतना, नीचे इतना। टी की वैल्यू मुझे पता चल गई, टी इक्वल टू 187.5, तो 2t कितना हो जाएगा 350, तो एन इक्वल टू आएगा 125 न्यूटन। इतना ध्यान रखना पड़ता है, मैंने कैपिटल एल नहीं लिखा, तुम काट देते। तो इसका मास कितना बताएगी वेइंग मशीन, 125 न्यूटन। मास कितना बताएगी, 12.5 kg। अच्छा भला 50 kg का बंदा है, और रस्सी को पकड़ के खींचने के चक्कर में, जबकि एक्सेलरेट नहीं है, एक्सेलरेट नहीं है, तब भी रीडिंग गलत बताई जा सकती है ना? तुम लोग क्या याद रखते हो, सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटेड, तब एन इक्वल टू क्या आता है हमेशा, एम जी। यहां पर कहा आया, तो हमें देखना पड़ेगा सिस्टम में कौन कौन है। क्लियर? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ए इक्वल टू 2 अपवर्ड, यही कहा है बेटा। तो देखो सिस्टम के लिए इक्वेशन बनाऊं, बोलो भाई कौन बोलेगा? तुम बताओ पीछे से, जिसका जिसका सही नहीं हुआ वो इक्वेशन बताओ। किसका नहीं हुआ, किसका गलत हुआ है? सबका सही है, मैं पूछ लूं फिर किसी से भी। सोचो एक बार, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हाँ बोलो बेटा, तुम बोलो। हाँ हाँ, तुम तो मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम तो बता दो तुमने इक्वेशन क्या बनाई है। सिस्टम के लिए इक्वेशन बताओ, टेंशन मत लो, बैठा रहे आराम से, बैठ जा, अपना एन बढ़ा, एन कम मत कर। अब बता, कोई बात नहीं, अलग अलग इक्वेशन बोल दे मुझे, तो मैं देख के बना लूंगा। कितना, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, एम कौन सा वाला, बॉय, बॉय का 2t माइनस, हाँ हाँ, 2t माइनस एम जी माइनस एम, हाँ तो 2t माइनस एम जी, एन तो ऊपर आएगा, हाँ हाँ 2t प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू 100। तो बिल्कुल सही है, तो है, बस खत्म कहानी। आंसर कितना आया तेरा, 2, ये क्या आया, नहीं उसने एम ए लिखा है, 225 आएगा नॉर्मल रिएक्शन। 225 आ रहा है क्या? देखो सिस्टम की इक्वेशन बना रहा हूं पहले मैं, तो इससे तो टेंशन आ रहा है। तो ऊपर कितना है 40, नीचे कितना है 187.5, यही आ रहा है ना?
तो ये इक्वेशन बना दी मैंने 4t माइनस 75g इक्वल टू 75a, तो 4t इक्वल टू 750, a इक्वल टू 2 है ना, 750 प्लस 150 मतलब 900, तो t इक्वल टू कितना आ गया 225 न्यूटन। यही है, ठीक है। अब बच्चे की इक्वेशन बनाते हैं। बच्चे पर क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, 2t प्लस n माइनस 50g इक्वल टू 50a, हमने a इक्वल टू पुट किया 2 है ना, t इक्वल टू पुट किया 187.5, हाँ हाँ यहाँ 225 है, देखो गलती मुझसे भी हो रही थी अभी, 225, तो ये कितना हो गया 450 माइनस 500 मतलब माइनस 50, तो n इक्वल टू 150 आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू पुट की तो n इक्वल टू कितना आ गया 150 न्यूटन, ठीक है। तो ऊपर एक्सेलरेट हुआ तो इसका मास बढ़ा, रीडिंग कितनी थी 15 kg, नॉर्मल चेंज हो गया ना, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट इधर सोल्व हुआ पड़ा है, क्योंकि थर्ड वाले में वेलोसिटी दी हुई है ना कि एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0 है। बात समझ में आई, क्लियर है सबको, तो कर सकते हो अब, ठीक है कर लोगे। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ। इसके बाद अब हम बात करें, बेटा तुम लोग कोई डाउट हो तो बता दो, देखो तुम्हें डाउट नहीं है तो टेस्ट में मार्क्स फिर फुल आने चाहिए। देखो भाई नेक्स्ट देखो, अच्छा टेस्ट अपना नेक्स्ट संडे को ही है। अच्छा टेस्ट के सिलेबस पे मत जाना, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, ठीक है ना, सिलेबस की टेंशन मत लेना। नहीं मैं अपना काम नहीं करता है वाला, और वो तुम्हारा काम भी नहीं है सोचना, ठीक है ना। अब तो कहीं से भी दे दो यार, तुम्हें सब तो पढ़ा दिया। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A uniform rod of mass m and length l is placed on a uniform rod of mass m and length l is placed on a smooth surface. ठीक है, then find tension at a distance x from end A. Then find tension at a distance x from end A. अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये तुम पहले कर चुके हो। मैंने तुम्हें सिंपल कंसेप्ट बताया हुआ है कि जहां भी टेंशन पूछा जाए वहां पर क्या कर दो, कट कर दो। बताया हुआ है नहीं बताया हुआ, तुम क्या बोल रहे थे सर ये वाले क्वेश्चन कराओ, अब मैंने क्या बोला था, मैं करा चुका हूँ। मैंने क्या बोला था कि जहां भी टेंशन पूछा जाए वहां पर मैं स्ट्रिंग को क्या करना है, कट करना है, कट ही करना है ना, तो कट कर दिया भाई, तो 2 टुकड़े हो गए। ये लो, पीछे वाले टुकड़े की लेंथ कितनी हो गई l माइनस एक्स, आगे वाले टुकड़े की लेंथ कितनी हो गई x, यही हुआ। इस पर फोर्स लग रहा है F, यही है। टेंशन कैसे लगता है, ओपन एंड पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, यही लगता है ना। तो इस वाले पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा, इस तरह से होगा, इस वाले पर कैसे होगा, ऐसे होगा। अब अगर इस ब्लॉक का मास m1 हो, इस ब्लॉक का मास m2 हो, तो क्या ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, क्या किया है ना, कि नहीं किया हुआ, किया हमने, तो वही तो है, बताओ क्या नया है। तो हम इक्वेशन क्या बोलेंगे, इसकी इक्वेशन क्या होगी m1 के लिए, f माइनस टी इक्वल टू m1a, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी t इक्वल टू m2a,
इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोले 1 + 2, टी से टी कैंसिल हुआ तो F = m1 + m2 × a, तो A = क्या आ गया, F/m1 + m2। तुम्हें लग रहा होगा सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, पर मैं पूरा लिखना चाहता हूं इसलिए लिख रहा हूं। अदरवाइज तुम्हें एक चीज बताई हुई है क्या, कि नेट फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। इस पर फोर्स कितना लगा, F, तो डायरेक्ट लिख देता यही A = F/m, लिख सकता था ना। पर ये सब कुछ इसलिए किया ताकि ये फीलिंग आए कि यही काम हम पहले कर चुके हैं, हमें ये पहले से आता है, ठीक है ना, इसलिए सब कुछ किया है। तो A = क्या हो गया, F/m। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलोगे, T = m2a, यही है। अब तुम्हें m2 तो कैलकुलेट करना है। अब सोचो तुम मार्केट में पेन लेने गए, 100 रुपीज के 20 आते हैं, तो बताओ 3 कितने के आएंगे। 100 रुपीज के आ रहे 20 पेन्स, तो 3 पेन्स कितने के आएंगे, 15 के आएंगे। तुम्हें आता है। तो यहां भी तो बेटा यही है, अगर एल लेंथ का मास m है तो L - x लेंथ का कितना होगा, m/l × L - x, यही होगा ना भाई। L लेंथ का मास कितना है, m है, तो L - x का कितना होगा, m/l × L - x, तो T = m/l × L - x, और A = F/m, m से m हो गया कैंसिल, तो यहां बताओ T = कितना आया, F/l × L - x। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो चाहे तो लिख सकते हैं पूरा का पूरा, मास ऑफ एल लेंथ, ये पूरा लिख रहा हूं भाई, वैसे लिखना नहीं चाहिए, ये एक तरह से तुम्हारी इंसल्ट करना है कि 6th-7th क्लास की चीज तुम्हें नहीं आती। मुझे पता है तुम सब इंटेलिजेंट हो। मास ऑफ एल लेंथ कितना हो गया, m हो गया, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, और लीनियर मास डेंसिटी, कुछ लोग इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या सभी यही बोलते हैं, लेमडा = m/l। कुछ याद आया ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में तुमने वेरिएबल मास वाली रोड का क्या निकाला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली होगी, है ना, इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ लेमडा = क्या हो गया, m/l। तो मास ऑफ L - x लेंथ, मुझे इसी का निकालना है, तो इसी का निकालूंगा m2, ज्यादा क्यों करूं। L - x लेंथ, इसको मैंने क्या बोला है, m2, तो m2 = m/l × L - x, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू रख दी। क्लियर है, तो ये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे आगे, इसका आंसर तो आ गया है, इसको अच्छे से करके आना, ठीक है बच्चों। बाय बेटा। तुम लोग कोई डाउट हो ऑनलाइन वालों तो बता दो बेटा, नहीं तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। बोलो बच्चों, कोई डाउट है मैसेज डाल दो। सर रिपीट द लाइंस ऑफ क्वेश्चन वंस प्लीज सर अगेन। बेटा लाइन ये थी कि अ रोड ऑफ मास, यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l is placed on a smooth surface, then find acceleration and tension, then find tension at a distance x from end A। ठीक है, बाय बच्चों।